नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान के रंग देख रहे हैं। आज हम जहेज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या मामलात हैं, माशरे हमारा माशरा किस तरफ चल पड़ा है, इस हवाले से हमने बात करनी है। मगर ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं आज हारिस भट्टी और अनीब ज़हीर, इनसे भी कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क के हालात के हवाले से, चूँकि सहाफ़ी हैं, यंग सहाफ़ी हैं और कवरेज भी कर रहे हैं। इन्होंने क्या देखा, इनका क्या एक्सपीरियंस है, इसके हवाले से भी हमने बात करनी है। हारिस, क्या देखते हैं, चूँकि डिजिटल मीडिया का अब दौर है और हर छोटे से छोटा कोई ख़बर हो या बड़े से बड़ी ख़बर हो, हम देखते हैं कि आप लोग वहाँ पहुँचते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक, किन मुश्किलात का सामना करा? सर, इसमें पहली चीज़ ये है कि आजकल टीवी पे खबर बाद में आएगी, पहले ट्विटर पे आएगी, यूट्यूब पे आएगी, सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वहीं पे आएगी। और शायद यही वजह है कि शायद लोग टीवी कम देखते हैं, टीवी देखना छोड़ गए हुए हैं, क्योंकि हर हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है और वो टीवी भी है, लाइव किसी भी आप चैनल को देख सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए यूट्यूब की, यूट्यूब पे ये है कि एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है और बड़ा अच्छा लगता है कि वाकई अगर किसी कोई ख़बर ब्रेक करें किसी पहले, और अक्सर ऐसा भी होता है कि ऐसी खबर ब्रेक करते हैं कि अक्सर टीवी चैनल उठा के लगा रहे होते हैं क्योंकि उनका रिपोर्टर ना पहुंच पाए। हमारे एक दोस्त से अनस गोंदल, जब खान साहब पर गोलियां लगी तो किसी चैनल ने उस लड़के का इंटरव्यू नहीं किया था जिसको उसने बचाया था, वो जिसका वो हाथ नीचे किया था, मार रहे थे। तो बॉल टीवी यानी कि तमाम चैनल्स ने उसका वो टिकट चलाया। क्या था, वो कोई यूट्यूबर था, वो एक सोशल मीडिया पे काम कर रहा था। तो ये बेनिफिट है सोशल मीडिया के, और यूट्यूब पे काम करना एक्सपीरियंस बड़ा मज़े का है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके। अव्वल तो सुकून भी है, अपना काम है, कोई नौकरी नहीं है, कोई झंझट नहीं है। इसके पीछे आपकी कितने अरसे की स्ट्रगल है? इसमें यह है कि 1.5 ईयर मेरी एक चैनल पे काम करता रहा हूँ। रिजवान साहब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे, अगर मैं ऑन एयर कहूँ तो मेरे पहले उस्ताद भी यही हैं। अच्छा, पहले उस्ताद मेरे यही हैं मीडिया के, और उसके बाद एक चैनल का रुख दिखाया। उसके बाद वहाँ पे 1.5 ईयर जॉब करने के बाद मैंने अपना काम शुरू कर लिया। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3.5 ईयर। अच्छा, 3.5 ईयर्स आपके हैं। और आपकी स्ट्रगल के पीछे कितने साल हैं? सेम ही है हारिस भट्टी की। और मैं अपनी एक बात बताता हूँ कि मैंने भी उसी चैनल में स्टार्ट लिया था जिसमें हारिस ने स्टार्ट लिया था। तो तकरीबन इसका और मेरा 2 माह का डिफरेंस था। ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। 2 माह का डिफरेंस था। और लोग क्या करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि अगर आपने कोई यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको बड़ा हैवी इक्विपमेंट चाहिए होता है, आपको लाखों कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हम दोनों ने कोई 1.5 साल एक ही जगह पे काम किया। उसके बाद हम दोनों ने फैसला लिया कि दोनों एक चैनल छोड़ते हैं, अपना अपना स्टार्ट करते हैं। हम दोनों ने अपना अपना स्टार्ट किया और तकरीबन 1 साल तक मेरा कैमरामैन ये था, इसका कैमरामैन मैं था। हमने इस तरह से स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हारिस का एक अपना नाम है, मेरा एक अपना नाम है। इसका नीश क्या है? मोटिवेशनल स्टोरीज़ वैसे हमारा होता है ज़्यादातर, मोटिवेशनल स्टोरीज़, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़। लेकिन जो भी ट्रेंड चल रहा हो हमने ट्रेंड को फोकस करना होता है, क्योंकि सोशल मीडिया आपका बिकता ही ट्रेंड के ऊपर है। ट्रेंड भी उस तरीके का नहीं कि ज़ाहिर बात है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि सिर्फ व्यूज़ का ही चक्कर नहीं होता, आपने ट्रेंड भी वो पकड़ना होता है। जैसे आजकल पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसके अंदर आपने पॉलिटिकल ही चीज़ें लेकर चलनी होती हैं। तो स्टोरीज़ आजकल कोई नहीं देखता, फिर जब ये ठंडा होगा उसके बाद लोग स्टोरीज़ की तरफ मूव करेंगे। तो इसी तरह से सारा कंटेंट आपने मैनेज करना। अब मैं चाहता हूँ दोनों आप 1 बाय 1 देखने वालों को मैसेज भी दें, यूट्यूबर्स को ख़ास तौर पर, कि वो मीडिया एथिक्स का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर इस तरह का कंटेंट होना चाहिए कि माशरे में बेहतरी आए। जैसे सर, मेरा तो मैसेज यही है कि अगर हमने किसी भी कानून तोड़ने वाले को अगर बेनकाब करना है ना, तो काइंडली हमने रूल को फॉलो करें। या अब अक्सर ऐसा होता है, पहले तो खुद की बेहतरी में ज़रूरत है ना, कि अब मिसाल के तौर पे अब निकलते हैं रोड पे। अब आजकल क्या पकड़ा हुआ है कि अगर कोई ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी ना दे रहा तो हमें किसने राइट दिया है कि जाकर हम मोबाइल उसके आगे करें, भाई आप ट्रैफिक जा रही है, आप ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे। यानी कि अगर हम किसी ट्रैफिक वार्डन का इंटरव्यू करते हैं तो सबसे पहले CTO साहब PRO से रब्ता करते हैं कि भाई हमने आपके फलाने कांस्टेबल का इंटरव्यू करना है, हमें परमिशन मिलती है, फिर करते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल ऐसे है कि बस कोई वार्डन वाला बेचारा, किसी के पास हेलमेट नहीं है तो हम उसको रोक लेंगे, भाई तू लोगों को दसना तेरे को हेलमेट है नहीं है। यानी कि हमने कानून अपने हाथ में ले लिया हुआ। तो शायद हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि एक इंसल्ट है हमारे लिए, इंसान की इज्जत नफ्स और एथिक्स है, आपकी तरफ से नहीं। अच्छा सर, जो हारिस ने चीज़ें बताई हैं उसकी पीछे वजह क्या है? वजह जो मुझे समझ आई, और जितने भी यंगस्टर्स हैं सामने आते हैं, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि यार अगर तो आप यूट्यूब पर आना चाह रहे हैं, उससे पहले किसी भी अदारे के अंदर कम से कम 6 माह की ट्रेनिंग लाजमी लें, आपको एथिक्स का पता चल जाए और आपकी एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल, 2 मैसेज हैं मेरे। ज़बरदस्त। और नाज़रीन, ऑन एयर जैसे अभी हारिस ने बात की, तो मैं भी ऑन एयर एक बात करना चाहता हूँ कि इन दोनों ने बड़ी स्ट्रगल की है। ये मकसद आज इनको यहाँ बुलाने का, इनसे बात करने का,
کہ اسٹرگل بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. نوجوانوں کو شارٹ کٹس تو چاہیے مگر اسٹرگل نہیں کرتے. اسٹرگل بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب انسان محنت کر رہا ہوتا ہے اور کنسسٹنٹ ہوتا ہے تو پھر راستے اللہ آپ کے لیے اور ہمارے ساتھ ہمارے یہاں پر ڈائلما یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اپرچونٹیز نہیں ملتی اسی لیے ہم آج سے کچھ کر نہیں پائے. آپ نے اپنے لیے اپرچونیٹیز کو خود ڈھونڈنا ہوتا ہے, پھر آپ نے ان پہ ٹائم انویسٹ کرنا ہے. ایٹ ٹائمز آپ کو شاید سرمایہ بھی انویسٹ کرنا پڑے بٹ ابو آل آپ کی اسٹرگلز ایفرٹس اور ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اور پھر کنسسٹنسی از دا کی. آپ ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں. انسان جو تلاش کر رہا ہوتا ہے نا اللہ پاک پھر اس کو عطا فرما ہی دیتا ہے. بس محنت ضروری ہے. ناظرین آج ہم بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں. جہیز ایک برائی ہے لیکن کن حالات میں برائی ہے اور کن حالات میں ایکسیپٹیبل ہے اس پر بات کریں گے. لیکن جس طرح سے ہم نے آغاز میں ایک چیز مینشن کی تھی اور میں دوبارہ سے مینشن کرنا چاہوں گی, ان اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن مجھے ایسے لگتا ہے رضوان جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے آج کل ٹیکنالوجی میں نا ویسے جہیز کی ڈیمانڈ میں بھی بہت زیادہ اضافہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ترقی آ رہی ہے کہ لوگوں کی آپ فرمائشیں سنیں تو حیران رہ جائیں. بٹ بہرحال مفتی احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. مفتی صاحب میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک تو یہ کہ کوئی اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے تو چلیں وہ تو ایک اسلام نے بھی اس پر بتایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے جس کو آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن ایک وہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ ایٹ ٹائمز کیونکہ پیسہ بہت زیادہ ہے اور جہاں پر شادی کی ہے وہ بھی بڑے ویل آف لوگ ہیں, سو اسراف بہت زیادہ کرتے ہیں. بنگلہ بھی دے دیا, گاڑی بھی دے دی, جیولری بھی دے دی. پھر نندوں کو, ہمارے یہاں پر یہ بھی ایک رواج ہے نندوں کو ساسوں کو بہت کڑے اور وہ اس طرح جیولری وغیرہ دینا. سو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جب ہم اسراف میں چلے جاتے ہیں, بھلے آپ صاحب استطاعت ہیں افورڈ کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر اسراف آتے ہیں تو پھر اسراف سے بھی تو اسلامی تعلیمات ہیں نا, اسلام نے منع فرمایا. جی, اس حوالے سے میں گزارش کروں گا قرآن کریم میں اس حوالے سے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین واللہ لا يحب المسرفین. لا يحب المسرفین کے الفاظ قرآن کریم کے اندر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس پر بہت ساری بات کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے ہم صاف ظاہر ہے جہاں بھی ہوں اور ہمارے جس طرح کے بھی معاملات ہوں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہمارے ان معاملات میں اس طرح کی چیزوں سے آگاہ ہی ہوتے ہیں کہ کس طرح کون کس طرح شادی کر رہا ہے, اس میں کیا کیا اخراجات کیے جا رہے ہیں, کس طرح کے لباس بنائے جا رہے ہیں, کس طرح کے زیورات فرنیچر اور وغیرہ وغیرہ چیزیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں. اس میں بار کیف ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ نیت ہماری کیا ہے. اس میں نیت صاف ذرے جہاں پہ ایسے معاملات ہیں جیسے بہن نے سوال کیا تو وہاں پہ اپنی چودراہٹ اور اپنا بیلنس دکھانا بھی لازمی بات ہے. اس طرح کے عنصر آتا ہے ذہن میں کہ پتہ چلنا چاہیے بھی کس کی بیٹی یا کس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس طرح کے عمل سے ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے وہ لوگ کہ جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا جو غربا لوگ ہیں ان کے اوپر ہمارے اس عمل کا اثر کیا ہوگا, اور اس حوالے سے ان لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کیا جذبات ہوں گے, پازیٹیو ہوں گے یا نیگیٹو ہوں گے. لازمی بات ہے یہ پازیٹیو نہیں ہو سکتے ہیں. لوگ باتیں کریں گے اور آپ بلے بلے چاہتے ہیں وہ ہو جائے گی, لیکن اس بلے بلے سے دنیا میں آپ کو کیا فائدہ ملنا ہے, آخرت میں آپ کو کیا فائدہ ملنا ہے. تو ہمیں اپنی شادیوں کے اوپر اس طرح کے معاملات کرنے چاہیے کہ جس سے دنیا بھی ہماری اچھی ہو اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو. صاحب استطاعت ہونے کے بعد اگر آپ اسراف کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایکسیپٹیبل ہے نہیں ہے, کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے. بالکل ٹھیک. فضول خرچی نافرمانی ہے. وہ آپ کے مالدار لوگ کریں تو بھی وہ فضول خرچی ہے, وہ غریب لوگ کریں تو بھی فضول خرچی ہے. یہاں تک روایات کے اندر آیا گیا کہ اگر کوئی بندہ پانی کو فضول استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل اس سے اس پانی کے ایک قطرے کے بارے میں بھی جو اس نے فضول استعمال کیا اس سے سوال کیا جا سکتا ہے اور اس پانی کے ایک قطرے کی وجہ سے بھی اس کی گرفت ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کی جگہ دولت کو ترجیح دی جاتی ہے اور وہ عزتیں وہ وقار وہ ساری چیزیں سائڈ پر ہو گئیں. تو ایسی صورت میں وہ والدین جو ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو کہ ہم بات یہ کریں جہیز کے حوالے سے, ان والدین کی بھی تربیت ہونی چاہیے. تو اس کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کچھ روشن ڈالیں. اس حوالے سے والدین سے گزارش یہ ہوگی کہ ہر چیز دولت نہیں ہوتی ہے.
इंसानियत सबसे अहम तरीन चीज़ इंसानियत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो चीज़ पसंद है वो इंसानियत ही है। इस इंसानियत के अंदर मुसलमान भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं, सिर्फ इंसान नहीं आते हैं, जानवर भी आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जब आप वालिदैन आप हैं और आप अपने औलाद को अगर इस तरह के जज्बात देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आने वाली अपनी सारी नस्लों को उसी डगर पर ही, उसी रास्ते पर ही चलाना चाहते हैं जिस गलत रास्ते के ऊपर आप खुद हैं। जी। तो इसलिए आप थोड़ा सा दूर अंदेशी का मुजाहरा करें और देखें कि हमारा ये अमल, हमारी ये तरबियत जो हम अपनी औलाद को फजूल खर्ची की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये किसी तरह भी दुनिया के अंदर भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है, और हमने मरना तो है ही। लेकिन मुफ्ती साहब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन रिजवान एक और मैसेज जो हम अपनी इस गुफ्तगू के बाद भी ऑब्वियसली अपने व्यूअर्स तक कन्वे करना चाहेंगे, एटलीस्ट मैं तो करना चाहूँगी कि बेटियां जो है ना वो इन चीज़ों से नहीं बचती, ना जहेज़ बेहतर होने से, अच्छा होने से नहीं बचती, और ना हक महर आपका ज़्यादा होने से बेटियों की कोई सिक्योरिटी हो जाती है। ऐसा सारा रूल रोमा तरबियत का है। बिल्कुल, ये खूबसूरत बात की है बहन ने। बेटियां जो बचती हैं हमारे अखलाक, किरदार और इंसानियत से और अच्छे दिल से बचती है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरबियत से बिल्कुल बचती ठीक है। मुफ्ती साहब ये खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का।